नमस्कार, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा शहर हमारा नेता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो गंज बासुदा के दीपक नरवरिया जी हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज पर। नमस्कार ललित जी। आप किस राजनीतिक दल से अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं, खास बात ये है, और क्या कुछ कहेंगे, जनता के सामने कैसे पहुंचेंगे इनके? देखिए ललित जी, मैं दावेदारी नहीं, मैं गंज वासुदा क्षेत्र में समाज सेवा में कार्य करता हूँ। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे में प्रदेश का मंत्री हूँ और लगातार कार्यकर्ताओं और जनता के बीच मेरा संपर्क रहता है। उनके सुख दुख में उनके जो भी उनको आवश्यकता होती है समय समय पर उनसे मेरी चाहे बातचीत के माध्यम से हो चाहे मिलने के तरीके हों, उसमें मेरी बातचीत होती रहती है। आप राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, जैसे कि आप कह रहे थे अभी, तो कैसे आप वो जनता तक पहुंचते हैं? क्या क्या आपके जो कार्य होते हैं जिनके थ्रू आप जनता तक पहुंचते हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचने का काम करती है। पूर्व में कई योजनाएं जैसे गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान के तहत मैं लगातार बावजदा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ है और लगातार हम जीवंत रूप से क्षेत्रों में और लोगों के बीच हमेशा मौजूद रहते हैं। अगर हम बात करें गंज बासुदा की क्षेत्र की, तो अगर वर्गों के हिसाब से देखें, जातिगत समीकरणों के हिसाब से देखें, तो हर पार्टी एक कुछ मापदंड तय करती है, हर वर्ग को एक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश में रहते हैं। गंज बासुदा अगर की बात करें तो वहाँ उस क्षेत्र में क्या स्थितियाँ उसी अनुकूल हैं? हाँ बिल्कुल, बासुदा लगातार एक बहुत ही सक्षम और सशक्त क्षेत्र है। विदिशा जिले की जो गंज बासुदा विधानसभा है वहाँ लगभग 68% ओबीसी वोट बैंक निवासरत है और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालता है और वहाँ चाहे किसी भी वर्ग की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग की बात करें, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग की बात करें, लगातार सब भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से मिलाकर साथ खड़े हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर उनकी हित की चिंता करती है। जैसे कि आपने बताया, आप लोधी समाज के काफ़ी बड़े नेता हैं। ऐसे में समाज का वहाँ कितना प्रतिनिधित्व है? क्योंकि गंज बासुदा में ये भी सुना है कि लोधी समाज के काफ़ी लोग रहते हैं वहाँ पर। हाँ, मैं लोधी समाज का नेता नहीं, लोधी समाज में मेरा जन्म हुआ है और वहाँ मैं लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच रहता हूँ, समाज के बीच रहता हूँ क्योंकि गंज बासुदा मेरी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी। आपने जैसे कहा कि गंज बासुदा आपकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। आपने कई कार्य किए होंगे, अभी तक के कुछ कार्य आप बता सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किए हैं वहाँ पर, ज़मीनी लेवल पर, ज़मीन से जुड़े हुए? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ एक बचपन से ही मुझे खेलों के प्रति बहुत प्रेम रहा है, तो मैं आज वर्तमान समय में लगातार खेलों के क्षेत्र में लगातार जो मुझसे योगदान बनता है वह मैं सहयोग करने का प्रयास निरंतर करता रहता हूँ और धार्मिक क्षेत्र में भी चाहे कथाओं के माध्यम से या अनुष्ठान या जो भी शहर में होता है उसमें मुझसे जो बनता है, चाहे कथाओं कराने का, मैंने पूर्व में भी कई कथाएं मैंने भी कराई हैं और जिन कथाओं में उससे बनता है मैं सहयोग भी करता हूँ। मेरा पूरा परिवार उनमें सम्मिलित होता है। खास तौर पर हर क्षेत्र के अपने अपने कुछ मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों पर ही जनता वोट भी करती है, उन मुद्दों को ध्यान में भी रखा जाता है। गंज बासुदा की अगर बात करें, आपको ऐसे कौन कौन से मुद्दे लगते हैं बहुत अहम है वहाँ पर? देखिए, गंज बासुदा में जो मूल जो कार्य हैं वो तो मेरे हिसाब से पूरे हो चुके हैं, चाहे वो बिजली की बात करें, सड़क की बात करें, पानी की बात करें, ये सब लगभग पूरे हो चुके हैं और कई क्षेत्रों में क्योंकि वो क्षेत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का गढ़ माना जाता है और उनके द्वारा 1414 करोड़ रुपए की राशि वहाँ दी गई है और निरंतर उसके कारण वहाँ नए नए काम वहाँ क्षेत्र में हो रहे हैं। अच्छा, हर वर्ग की कुछ आवश्यकता होती हैं, बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, है ना? विकास की भी एक हम कहते हैं कि ज़रूरतें महसूस होती हैं। आपके क्षेत्र में आपको क्या लगता है, अब अलग अलग वर्गों को देखें उनकी क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, या फिर जो विकास आप देखते हैं वहाँ कितना विकास हो चुका है, कितने की ज़रूरत है अभी?
देखिए, मैंने बताया कि बिजली, सड़क, पानी, इनमें बहुत बेहतर ढंग से काम भारतीय जनता पार्टी का वहाँ हुआ है। वर्तमान के जो लोकप्रिय विधायक हैं उनके द्वारा लगातार जन समस्याओं का निवारण के लिए कार्य किया जाता है। करीबन 822 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं नल जल योजना के माध्यम से, और करीबन 8,000 के आसपास प्रधानमंत्री आवास क्षेत्र की जनता को, गरीबों को मिले हैं, और भी कई योजनाएं हैं जो उसका लाभ आज वर्तमान में वहाँ क्षेत्र की जनता उठा रही है। मूलभूत सुविधाओं की आपने बात की है ना, सब मूलभूत सुविधाएं बहुत ज़रूरी है, बेसिक नीड्स जिसको हम कहते हैं, शिक्षा है और स्वास्थ्य है। इन क्षेत्रों में वहाँ पर किस तरह का प्रभाव अभी तक का दिखाई दे रहा है और किस चीज़ की ज़रूरत आपको महसूस हो रही है? शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम वहाँ अभी हो रहा है। पिछले 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के ज़रूर समय को छोड़ दें तो उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित हुई, तो वहाँ बहुत बेहतर ढंग से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों के इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। और वहाँ अन्नदान योजना, उस माध्यम से उसमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। लोगों को, जैसे हम कोरोना के समय की बात करें तो लोगों को बहुत समस्या थी, उस समय घर घर जाकर लोगों को अन्न पहुंचाया गया था, राशन पहुंचाया गया था। तो ढेरों योजनाएं लोगों के हितकारी चलाई जा रही हैं। तो आपने कहा कि आपने जनता के बीच गए, जनता के जुड़े हुए आपने काफ़ी काम किए, कुछ ज़रूर ऐसे कुछ काम आपको याद आते हो जिनको आप जनता के सामने बताना चाहें? कोई खास काम? खास काम, कोरोना के समय जब लोग अपने सुरक्षा की दृष्टि से, जान को बचाने की दृष्टि से अपने घरों में बैठे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या मैं अपनी बात करूं, हम लोग निरंतर जनता की समस्याओं के लिए, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जो भी प्रयास मुझसे बन रहे थे वो मैं करने का प्रयास कर रहा था। जैसे मैं एक घटना बताता हूं कि लोगों को ऑक्सीजन की बहुत समस्या हो रही थी उस समय। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरे परिवार ने भी मुझे घर में रहने की बोला, लेकिन मैंने उनको बताया कि अगर हम जैसे जिम्मेदार लोग आज अगर घर में बैठ जाएंगे तो निश्चित समस्या होगी। मैं घर से निकला और उस समय मास्क इतनी आसानी से मिल नहीं रहे थे, तो घर में मेरी पत्नी बाहर से हमने कपड़ा खरीद के लाए और उससे घर में मास्क बनाए, और मास्क गांव-गांव जाकर हमने वितरित किए हैं। और राशन की भी जो जिन लोगों को आवश्यकता थी, तो मेरे घर में जो अनाज था उससे मैंने लोगों की मदद की। और क्षेत्र में जाकर, हमारे यहाँ महाराष्ट्र से लोग गुजर रहे थे, हमारे यहाँ से बागरौद एक जगह है, वहाँ से लोग गुजरते थे, तो वहाँ हम लोगों ने कुछ स्टॉल लगाए थे उनके भोजन के लिए, उनके चाय नाश्ता के प्रबंध किया था। तो वहाँ मतलब मैं इतना वो हो जाता था वहाँ, तो रात को 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, वो पूरा समय मेरा वहाँ गुजरता था और कोई बगैर जान की परवाह किए। मतलब ऐसा लगता नहीं था कि हमको कुछ होने वाला है, ऐसा लगता था कि कैसे भी हम लोगों का अच्छा कर सकें, उनको सुरक्षा पहुंचा सकें या उनकी मदद कर सकें। अच्छा, ये आपने सही बात कही है, जिक्र किया आपने कि आप हर वर्ग तक पहुँचे हैं। क्या हर उम्र के लोगों तक आपकी पहुँच है? हर वर्ग के लोगों तक आपकी पहुँच है? हाँ, मैंने बताया आपको कि युवाओं में खेल के माध्यम से मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खेल में रहा और आज भी मैं लगातार जो भी खेल के कुछ भी आयोजन होते हैं मैं लगातार उनमें अपना सहयोग देता हूँ। और धार्मिक क्षेत्र के कारण मेरे सभी वर्गों में लगातार संपर्क है, और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नीचे नीचे तक है, और हमारी पकड़ लगातार समाज के बीच में और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की लगातार बनी हुई है। अगर हम बात करें वोटरों की दृष्टि से, क्योंकि वोटर हमारे माँ बाप हैं, तो वोटर की दृष्टि से देखें तो आपकी पार्टी या फिर आपको वो क्यों समर्थन दें, आपको क्या बात कहनी है इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी की समर्थन देने की बात है, वो जनता को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए कार्य करती है, उनके बारे में सोचती है, उनके हितों की चिंता करती है। बाकी अन्य दलों की बात करें तो वह तो भ्रष्टाचार के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार हमारे क्षेत्र की जनता थी, है और रहेगी। और साथ ही साथ हम युवा वोटर्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार
ऐसे कई युवा हैं जो पहली बार वोट करने वाले हैं, उनके लिए आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से कुछ स्पेशल योजना है चली? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एक अनूठी पहल है, और उसके माध्यम से जो स्किल डेवलपमेंट में जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं या स्टार्टअप के माध्यम से जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए 8,000, 10,000, 12,000 की राशि उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मिल रही है, जिससे वो अपने उनके कदम नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, हम मुद्दों की तो हमेशा बात करते हैं, मुद्दे तो ज़रूरी होते हैं, हर चुनाव में मुद्दे खास अहमियत रखते हैं। उन मुद्दों के अलावा अगर हम बात करें, आजकल जो चुनाव है वो बीजेपी में तो खास तौर पर हमने देखा बूथ मैनेजमेंट, पन्ना मैनेजमेंट, यहाँ से लड़ा है। तो वो जो माइक्रो मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, उसके लिए आपकी तैयारियाँ कैसी हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि चुनाव आता है तो उस समय अपनी तैयारियां करना शुरू करती है। वो लगातार पूरे 5 साल क्षेत्र में उसके कार्यकर्ता नीचे नीचे तक अपना कार्य करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे यहाँ करीब 256 बूथ हैं, बासुदा विधानसभा की बात कर रहा हूँ, और उसमें लगभग 38 शक्ति केंद्र बने हुए हैं, और शक्ति केंद्र के नीचे भी हमारा बूथ मैनेजमेंट है, बूथ समिति हैं, पन्ना समितियां हमारी बनी हुई हैं। और जैसे हम बात करें कि शक्ति केंद्र पे, तो पंच परमेश्वर, हमारे 5 परमेश्वर उसमें काम करते हैं, और ठीक इसी प्रकार बूथ के लिए हमारे यहाँ त्रिदेव का गठन हुआ है, और पन्ना समिति में भी लगातार काम चलता है। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल नीचे नीचे तक, एक परिवार तक, एक व्यक्ति तक हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहुँच है। अगर हम विधानसभा की बात करें गंजबासुधा की, तो वहाँ का जो वर्तमान परिदृश्य आप कैसे देखते हैं? इस वक्त क्या स्थिति है, किस तरह का आकलन करते हैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र का? गंज बासुदा मेरी विधानसभा नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। गंज बासुदा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और वहाँ जब से 2003 से मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है, लगातार वहाँ विकास की दृष्टि से क्षेत्र में नए नए आयाम लिखे जा रहे हैं। वर्तमान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1414 करोड़ के कार्य वहाँ किए गए हैं, और कुछ कार्यों के भूमि पूजन हो गए हैं, जैसे स्टेडियम हो बच्चों के लिए, चाहे वहाँ स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की मांग हो, चाहे लेकिन मुझे कुछ चीज़ों की और कमी लगती है। लेकिन आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है, और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार 2024 में, तो डबल इंजन की सरकार लगातार क्षेत्र के लिए कार्य कर रही है, और आने वाले समय में भी और बेहतर हम काम करेंगे। अच्छा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, दावेदार उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। आपका बीजेपी का वहाँ पर जो है विधानसभा है और सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर अपनी खुद की दावेदारी के बारे में अगर बात करें, तो आप कैसे पाते हैं, अपनों को किस तरह से देखते हैं? दावेदार तो अन्य दलों में होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कोई दावेदार नहीं होता, बल्कि सेवादार होते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विधायक को या टिकट इसलिए देती है कि उसको जनता की सेवा करने के लिए चुना जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग आयाम होते हैं, किसी को संगठन का काम मिलता है, तो किसी को जनता में सेवा करने का अवसर मिलता है। तो हमारे यहाँ कोई दावेदार नहीं होता, जिसको भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय कर देता है, वो सेवा के लिए उतर जाता है। दीपक जी, गंजबासुधा से अगर हम बात करें तो वहाँ पिछड़ा वर्ग बहुतायत में है, और पिछले अगर 3 दशक की बात करें तो गंजबासुधा से पिछड़ा वर्ग से कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। आप भी ओबीसी से एक बड़ा चेहरा है, ऐसे में अपनी दावेदारी को लेकर आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि गंजबासुधा क्षेत्र पिछड़ा वर्ग का क्षेत्र है, क्योंकि पिछड़ी जातियाँ वहाँ बहुत अधिक बहुतायत में रहती हैं। जैसे लोधी हैं, कुशवा हैं, कुर्मी हैं, मैना हैं, कई जातियाँ वहाँ रहती हैं, अन्य वर्ग भी वहाँ रहते हैं। ये बात भी सही है कि वहाँ पिछले कुछ समय से ओबीसी को टिकट नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के चिन्ह किया जाता है, जो भी अच्छा सेवक उनको काम करने के लिए अवसर मिलता है, उसको एक सेवा करने के लिए टिकट दे दिया जाता है, और वो सेवा के रूप में कार्य करता है। चलिए दीपक जी, आपके विचार तो काफ़ी नेक है, और आपकी बहुत ही अच्छी योजनाएं भी दिखाई दे रही हैं धरातल पर, लेकिन संगठनात्मक रूप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आने वाले समय में जो हमें पता चलेगी धीरे धीरे करके।
लेकिन हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आगे आने वाले समय के लिए। ठीक, पंसल न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दीपक नरवरिया जी गंज बासुदा से। हमारा शहर हमारा नेता इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।